भौतिक विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये, क्योंकि परीक्षा होने वाली है भौतिक विज्ञान की, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर है तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि बोला गया है कि संधारित्र में जो चालक है उसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो इसमें जब आवेश बढ़ाया जाएगा तब इसमें वृद्धि होगी इस धारिता में संधारित्र की, और इसमें जब वोल्टेज घटाया जाता है तब इसमें वृद्धि होती है। तो ये तो इसका थ्योरी हो गया। इसके बाद अगर इसमें देखें कैसे इसका लगेगा, तो जो भी चीज़ दिया गया है इसमें उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो इसमें जो बोला गया है कि त्रिज्या दिया गया, त्रिज्या हम स्मॉल से इसमें लिखा गया है, स्मॉल r 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और एरिया की बात अगर यहाँ की जाएगी, अगर वक्राकार भाग की बात की जाएगी तो πr² हो जाएगा। और अगर एक दूसरी त्रिज्या जो दिया गया है, जो 1 मीटर त्रिज्या, उसको कैपिटल R मान लिया गया है। और इसके बाद जो है आगे देखेंगे, इसमें जो बोला गया है कि जो समांतर संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, उसका मान जो है गोलाकार जो संधारित्र है उसके आवेश के बराबर, उसके मतलब धारिता के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है यहाँ, तो इसको हम स्मॉल d मान लेंगे और गोले की त्रिज्या कैपिटल R। तो संधारित्र की जो धारिता है उसको बराबर कर देंगे गोले की धारिता के बराबर। तो संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें होता है ε0 A/d, और जो गोले की धारिता वाला होता है 4πε0 R। तो एप्सिलॉन इधर जो है इधर कट गया, एप्सिलॉन दूसरी तरफ कट गया, दोनों तरफ ये कट गया। और इसके बाद जो है बचा क्या, ए बचा, और 4πr जो है इसको नीचे ले आया गया, और d को त्रिज्या गुणा करके इधर भेज दिया गया, और जो 4π था r इसको नीचे लाया गया। अब यहाँ से हम एरिया वाला जो मान था अभी ऊपर हम लोग देखे थे, ऊपर क्या था एरिया का मान πr²। πr² यहाँ एक स्थान पे क्या कर देंगे, रख देंगे, और जैसे ही एक स्थान पे इसमें रख दिया गया है, और वैसे ही पाई से पाई क्या हो गया, कट गया इधर, और पाई से पाई कट गया, तो इसमें r² और 4/4 जो है बचेगा। उसको जो है यहाँ देखेंगे इतना लिख लिए। अब r का मान जो अभी दिया गया था उसको उठाकर यहाँ रख दिए, और स्क्वायर लगा हुआ 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, और पावर में है -2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, और बराबर d है। अब क्या करेंगे, 4 से जब भाग दे देंगे 9 को तो 2.25 आ जाएगा, और 10⁻⁴ यही इसका सीधा करके लिख देंगे, और मीटर में इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये था पूरा इसमें पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से आप इसको देख सकते हो, इस तरह से था। अगला देखेंगे सवाल, और ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो है। अगला इसमें है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 मीटर आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जोड़े गए प्रतिरोध का मान क्या है। इसमें प्रतिरोध पूछा गया है, तो जो भी दिया गया है पहले उसको लिख लिया जाएगा। इसमें एप्सिलॉन दिया गया है, विद्युत वाहक बल जो दिया गया है वो 12 वोल्ट है, उसको लिख लिया गया है। और इसमें आंतरिक प्रतिरोध हमेशा स्मॉल r से दिखाया जाता है, वो 3 ओम दिया गया है, उसको लिख लिया गया। इसमें जो विद्युत धारा बोला गया है 0.5 एम्पीयर, उसको लिख लिया गया है। इसमें जो स्टैंडर्ड फार्मूला है एप्सिलॉन बराबर IR + V है, और यहाँ ओम के नियम से हम क्या कर सकते हैं, B के स्थान पे जो है IR लिख सकते हैं, IR लिख दिया गया है यहाँ। इसके बाद मुझे यहाँ जो है प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध R ही निकालना है, तो यहाँ सब मान जितना है सब रख दिया जाएगा। जो एप्सिलॉन का मान है 12, इसको रख दिया गया, धारा का मान 0.5 दोनों स्थानों पर रख दिया गया है, और स्मॉल r का मान 3 रख दिया गया है, कैपिटल R निकालना है। 5 3 15 हो जाएगा, 15 में एक अंक पे दशमलव लगाना है, और इसको फिर उसके बाद पक्षांतर कर देंगे, 12 में से -1.5 घटा देंगे, तो इसमें 10.5 आ जाएगा। अब एक अंक पे दोनों तरफ जब क्या है, इसमें एक अंक पे दोनों तरफ क्या है, इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव हटा देंगे, एक अंक पे है 5 से, इसको नीचे ला करके त्रिज्या गुणा करके भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो इसमें 21 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध का मान हो जाएगा। तो यहाँ 21 ओम जो है इसका मान आ गया, ये 21 ओम।
तो इसमें जो है जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखे रहोगे तो इस तरह से जो है ये लग जाएगा सवाल आसानी से। इसको आप देख सकते हो इस तरह से। अगला देखेंगे, अब इस तरह से इसमें बदल कर और भी कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन इस तरह से देखेंगे इसको क्या पूछा गया है इसमें। तो इसमें बोला गया है कि 1.5 वोल्ट विद्युतवाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो जो भी चीज़ दिया गया पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ जो दिया गया था उसको लिख लिया गया, इधर जो है जितना भी चीज़ दिया गया है, और यहाँ वोल्टेज ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग धारा ज्ञात कर लेंगे, धारा ज्ञात हो जाएगी तो फिर उसी फार्मूले को दोबारा रख देंगे तो वोल्टेज जो है आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड फार्मूला था उसको हम लोग जानते हैं, और यहाँ ओम के नियम से IR भी लिख सकते हैं, ये सूत्र है। यहाँ सभी मानों को रख देंगे तो हमें इसमें I निकालना है। तो I हम क्या करेंगे, इसमें 2.9 और जो है एक 0.1 जो है इसको जोड़ करके 3 हो जाएगा। एक एक अंक पे दोनों दशमलव मानेंगे, दोनों तरफ मानेंगे क्योंकि 0 बढ़ाया गया है। तो ये 30 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, 30 नीचे चला जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। 1/2 बचेगा, 1/2 को हम भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ जो है एम्पियर में आ गया है 0.5। अब वही जो फार्मूला हम लोग पहले वाला देखे थे उसको उसी पर हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे जो भी आया हुआ है। यहाँ धारा का मान आया है उसको यहाँ रख देंगे, और जो R वाला पहले था एप्सिलॉन 0 जो एप्सिलॉन जो था पहले उसको लिख देंगे। सबको मान रख दिया गया और 5 का नाम 5 और 2 अंक पे दशमलव लगाया गया। इसको पक्षांतर करके यहाँ घटा दिया गया और घटाने पर मान इसका आ गया 1.45 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ जो है इसका आंसर आ गया है। तो एक बार इसको देख लीजिए सही से। इसके बाद हम लोग जो है अगला देखेंगे। अगला इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें है किरचॉफ के नियम पर आधारित है सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसमें जो बना हुआ है बंद पास उसको देखिए और उसे सवाल जो है लगेगा। तो इधर साइड में जो है ये बना हुआ है, इसको बढ़िया से देखिए और किस तरफ धारा का दिखाया गया है तीर के निशान से, उसको पूरा देखिएगा। इसके बाद किरचॉफ के नियमों की सहायता से I1, I2, I3 के मान दिए गए हैं परिपथ में, ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है उसी के द्वारा हम लोग चित्र के हिसाब से क्या करेंगे, लगाएंगे। यहाँ बंद पास बोला गया है AFCB में, तो पहला वाला बोला गया है, इसका मतलब क्या है AFCB में। तो ये पहला वाला जो ऊपर वाला है पहला दिख रहा है और जो नीचे वाला है दूसरा पास दिख रहा है। यहाँ बंद पास से मतलब ये है कि जब परिपथ बनता है तो परिपथ रहता है, चारों तरफ से बंद रहता है, और वही क्या कहलाता है, बंद पास कहलाता है। बंद परिपथ जो होता है उसको लूप भी कहा जाता है। और इस तरह से पहले वाले हम देखेंगे तो इसमें एक तरफ जो धारा बहेगी उसको हम धनात्मक मानेंगे और दूसरी तरफ ऋणात्मक मानेंगे। तो इसमें जो है जो इस दिशा में जा रही है इस तरह धारा, इसको जो है यहाँ I1 है और इसका जो है संगत प्रतिरोध जो है 2 है, तो हमने इसको लिख लिया यहाँ। और इसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि आप देखेंगे जो इधर को धारा जा रही है उसको तो हम प्लस मान, लेकिन अगर इसके विपरीत दिशा में इधर मानेंगे तो ये जो है माइनस में माना जाएगा, इसलिए माइनस I2 ये वाला लिख लिया गया। और इसके बाद इसके संगत प्रतिरोध 2 है, उसको लिख लिया गया। अब इसके बाद वोल्टेज वाला देखेंगे, जो विद्युत वाहक बल देखेंगे, कैपिटल E से वैसे दिखाया गया, इसको एप्सिलॉन से लिखना चाहिए, लेकिन अब दिया गया है तो उसको लिख लो और इसके बाद जो है एप्सिलॉन समझ कर उसको कर लेंगे। तो इसमें 11 है और ये इधर जो है दूसरे वाले में जो है यहाँ 9 वोल्ट है, तो इसको घटा देंगे, 11 में से 9 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इधर भी दोनों में है, 2 इधर भी है, दोनों कॉमन लेकर काट देंगे तो I1 माइनस I2 आ जाएगा। एक पहला समीकरण तैयार हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे जो है बंद पास दूसरे में देखेंगे। तो बंद पास FEDCF, तो इसमें जो है क्या देखेंगे, इसमें भी वैसे देखेंगे I2 और गुणे 2 है, ये I2 और गुणे 2 देख लेंगे इसको। और फिर दिशा देखिए, इधर ऐसे जाएगा, ये ऐसे से जाएगा, इधर दिशा वही है तो ये भी प्लस में ही रहेगा। I2 और गुणे यहाँ क्या संगत प्रतिरोध 24 है, इसको लिख लिया। I3 है और संगत प्रतिरोध 24 है, इसको लिख लिया गया यहाँ। इसके बाद देखेंगे यहाँ वोल्टेज इधर तो है नहीं, इधर है वोल्टेज, इसको 9 लिख लेंगे, बराबर 9 कर देंगे। तो 2 I2 लिख लेंगे और 24 I3 लिख लेंगे, बराबर 9 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बंद पास हम टोटल जो बड़ा वाला है उसमें देखेंगे।
तो बंद पास जो है ए और इधर जो है ई है, डी है, बी है और फिर ए में आ गई। सी वाला यहाँ सी अब छोड़ दें क्योंकि बीच में है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे आई, आई जो है 1 है, इधर ऊपर देखेंगे और इसके संगत जो प्रतिरोध है इधर साइड में यहाँ भी देखे थे 2 है, उसको हम क्या करेंगे रख देंगे गुणा करके। और इसके बाद I3 यहाँ देखेंगे, इसके संगत 24 है, इसको गुणा कर लें क्योंकि एक ही दिशा में है, बराबर 11। यहाँ देखेंगे जो है अगर ऊपर देखेंगे जो यहाँ है ये 11 है, तो इसलिए यहाँ बराबर क्या कर दिया गया 11 कर दिया गया है। तो अब इसके बाद सही से इसको गुणा करके लिख लेंगे तो ये तीसरा प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ एक ध्यान देने वाली बात एक और है कि I1 I3 बराबर I2, ये चित्र से समझा जा सकता है। I3 इधर है, ये जाएगा और ये जो जा रहा है I1 ये भी इधर से ही जा रहा है। और अगर हम इनको दोनों को सम्मिलित रूप में मानेंगे तो इधर को अगर जाएगा तो ये I2 के बराबर हो जाएगा, इसलिए जो है इसको बराबर किया गया है। और जब बराबर हो जाएगा तो हम इसको समीकरण 4 मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें समीकरण जो 4 है उसको समीकरण 4 को यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख ले, जो 3 है इसको लिख लेंगे यहाँ। और समीकरण जो यहाँ 4 है और 4 में से क्या करेंगे, समीकरण 4 में से I3 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 लिखा गया है। उसके बाद I3 का मान यहाँ से निकल कर I3 बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1, यहाँ 75 करके देख लेंगे यहाँ से। तो I3 का मान रख देंगे I2 माइनस I1, गुणा कर लेंगे 24 से। और फिर इसके बाद क्या करेंगे 24 I माइनस I1 है, इसमें से घटा देंगे 2I, तो माइनस 22 I1 बच जाएगा और 24 I2 ऐसे रहेगा, बराबर 11 रहेगा। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 24 से समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, 24 से गुणा कर देंगे। इसके बाद जो है इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे जैसे जोड़ने करेंगे इसमें एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा इधर, और कट जाएगा तो इसमें 24 में से माइनस 22 I1 चला जाएगा तो 2 I1 बचेगा। इधर जोड़ लेंगे 24 और 11, इधर 35 हो जाएगा। तो I1 निकलेगा, 2 को भेज देंगे नीचे, 35/2 हो जाएगा एम्पियर। चाहो तो भाग दे दो, चाहे इसी पर छोड़ दो। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 बराबर 1 है। अब यहाँ क्या करेंगे I1 का मान रख देंगे, 35/, ये आया हुआ है, रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, I2 का मान आ जाएगा। अब समीकरण 3 से यहाँ I3 का मान निकाल लेंगे और इसमें माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो है इसकी दिशा जो माना गया है वो विपरीत दिशा में है। तो इस तरह से जो है इसको ज्ञात किया जा सकता है। यह वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से अदल बदल कर दूसरे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो इस तरह देख लीजिए। इसके बाद जो है दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ थोड़ा थ्योरी का पोर्शन है और जो निगमन किया गया है इसका, बायो तथा सावर्ट का नियम जो है इसको बायो सेवर्ट का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें बोला गया है क्या है, तो इसमें आप बताएंगे बायो सेवर्ट का नियम जो है बायो सावर्ट का नियम जो है वो धारावाही चालक के लिए दिया गया है कि उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और थीटा कोण से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P है तो वहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा B है वो कितना मान उसका होगा। तो इसी को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट का नियम बताया जाता है। तो इसमें पहला देखेंगे कि इसमें जो अगर धारा ज़्यादा बहेगी तार में तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, और दूसरा है इसमें अगर लंबाई जो है इसमें डेल्टा लंबाई ज़्यादा रहेगी तब भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा माना जाएगा। और इसमें जो थीटा बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो उसका साइन निकालेंगे, उसके अनुक्रमानुपाती भी माना जाता है। और उसके बाद अगर दूरी बढ़ेगी तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको करेंगे, सब चारों को अगर मिला लेंगे तो जो ऊपर है आई और डेल्टा एल और साइन थीटा इसको ऊपर लिख लेंगे तीनों को मिला करके, और जो आर स्क्वायर है उसको नीचे लिख देंगे। और इस तरह से इसमें एक नियतांक जो है स्थिरांक मान सकते हो μ0/4π, इससे गुणा कर दिया जाएगा तो इसका सम्मिलित रूप जो है प्राप्त हो जाएगा इस तरह सूत्र। और यानी आई को फिर उसी के बगल में डेल्टा एल फिर साइन थीटा ऐसे बगल बगल लिख कर नीचे आर स्क्वायर कर देंगे और μ0/4π से गुणा कर लेंगे, यही इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार। और यहाँ जो दिखा देंगे कि यहाँ विद्युत धारा है I बराबर डेल्टा एल, तार की लंबाई है, कोण थीटा है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है और μ0/4π और बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है, इसको बता दीजिए। तो इस तरह से इसमें था, इसको देख सकते हैं, समस्या चित्र भी आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आगे देखेंगे। इसमें आगे इसमें जो है ये है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। एक दो
He4 जो हीलियम है नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ बोला गया है कि जो हीलियम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विखंडित हो रहा है। यहाँ प्रोटॉन का मतलब होता है हाइड्रोजन के समतुल्य जो होता है उसको प्रोटॉन माना जा रहा है, और न्यूट्रॉन में तो विखंडित हो रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु और न्यूट्रॉन और जो हीलियम नाभिक है उसका परमाणु द्रव्यमान तीनों क्रमशः यहाँ दिया गया है। एक पहला ये दिया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो बोला गया है इस तरह से। तो इसमें बताना है कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी न्यूनतम विखंडित होने के लिए, यानी आवश्यकता है एनर्जी की। तो यहाँ एक रिएक्शन लिख लेंगे कि हीलियम नाभिक है वो दो भागों में टूट रहा है, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन में। तो दो लिखा गया है इसलिए क्योंकि दो हाइड्रोजन निकलेगा और उसी के समतुल्य जो है न्यूट्रॉन भी निकलेगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले वाले को बोलेंगे अभिकारक, बाद में जो होता है उसको उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट है। इसके बाद जो है हम देखेंगे पहले इसका द्रव्यमान कितना है। तो इसका द्रव्यमान तो यहाँ दिया ही गया है, उसको हम यम1 मान लेंगे। तो यम1 से जो है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ यम1 जो दिया गया है यहाँ, इसी को हम यहाँ लिख लेंगे। जो ये दिया गया है इसी को हमने लिख लिया। तो ये हीलियम का द्रव्यमान लिख लिया, और AMU है एटॉमिक मास यूनिट में दिया गया है, उसको लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्पाद कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, 2 न्यूट्रॉन है। इसको क्या करेंगे, जो द्रव्यमान दिया गया है यहाँ, ये हाइड्रोजन का दिया गया है, यानी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन इसका दिया गया है, इसको रखकर 2 है तो 2 से गुणा कर लेंगे। इधर न्यूट्रॉन का 2 दिया गया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान से 2 गुणा कर लेंगे और इसको योग कर लेंगे इसका, तो आ जाएगा 4.0298 AMU। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे, दोनों का अंतर यम1 माइनस यम2 कर देंगे। माइनस में वैल्यू आएगा, आप कैलकुलेट करना है तो माइनस भी लिख सकते हो, माइनस हटा भी सकते हो। तो यहाँ इतना मान आ गया इसका। इसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति किसे कहा जाता है, यदि कोई रेडियोएक्टिव तत्व जो होता है अगर वो अल्फा बीटा गामा किरण निकाल रहा है या विखंडित हो रहा है, तो जो द्रव्यमान में कमी आती है वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। और उसी के बराबर क्या होता है, वह ऊर्जा में बदल जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत mc² कहा जाता है, या आप इसको बोल सकते हैं डेल्टा E बराबर क्या होता है, डेल्टा M और c² होता है। तो डेल्टा M का मतलब है द्रव्यमान क्षति से यहाँ है, और सापेक्षता का सिद्धांत द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है, और इसको जो है आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो द्रव्यमान क्षति आ गया। हम लोग जानते हैं कि जो द्रव्यमान क्षति होता है उसमें AMU का जो मान होता है, 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो AMU है उसके स्थान पर 931 लिख लेंगे, और जो द्रव्यमान क्षति है उसको इधर लिख लेंगे। तो इसका मान रख दिया गया, माइनस लिख सकते हो, माइनस नहीं भी लगा सकते हो। अब इसके बाद जो मान आया हुआ है इसको लिख लेंगे। AMU का मान 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको गुणा कर लेंगे और बस डायरेक्ट जो है यहाँ मान आ जाएगा। कभी कभी नाभिकीय विखंडन में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, तो और भी क्वेश्चन है, तो समय मिला तो और भी वीडियो अपलोड करेंगे। इसको आप देखिए, इतना जो इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से इसको बढ़िया समझ लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से जो है, तो इसमें जितने भी जो है क्वेश्चन थे, जितना बताने लायक उसको मैंने बताया।